हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, जो पिछली क्लास है उसमें हमने गति से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। जो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, तीन नियम मैंने गति के तीन समीकरण बताए थे। उन समीकरणों पर हमने क्या किए थे, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। तो कुछ न्यूमेरिकल आज भी सोल्व करवा देता हूँ, उनको करवा के हम नेक्स्ट टॉपिक में पहुँचते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैसे दो न्यूमेरिकल मैंने पहले करवा दिए थे। अब देखो, एक पेड़ पर बैठे कौवे की चोंच से रोटी। एक पेड़ पर बैठे कौवे की चोंच से रोटी छूटकर 2 सेकंड में नीचे आकर गिर जाती है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक पेड़ पर बैठे कौवे की चोंच से रोटी छूटकर 2 सेकंड में पेड़ से नीचे धरती पर आकर गिर जाती है। अब ये इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करो। क्या ज्ञात करें? पहला क्वेश्चन, जब रोटी छूटकर नीचे आई तो उस रोटी का वेग क्या था? मतलब धरती पर टकराते समय रोटी का वेग ज्ञात करना है, मतलब अंतिम वेग ज्ञात करना है। धरती से टकराते समय रोटी का वेग ज्ञात करना है। सेकंड क्या है? धरती एवं कौवे की चोंच के बीच की दूरी। ये लो, एक तो क्या करना है, कल मैंने बताया था कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे आती है तो मतलब ऊपर प्रारंभिक वेग u क्या हो चुका है? 0। अब वो नीचे आ रहा है ना, वो वेग अंतिम वेग है, वो v होता है। अंतिम वेग कौन सा वेग होता है? v। तो हमें v ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? v। फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करनी है v। और एक क्या करना है, धरती एवं कौवे के चोंच के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, हाइट निकालना है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हमें ज्ञात करने हैं, एक तो अंतिम वेग और एक उनके बीच की दूरी, जिसको हम हाइट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात करने के लिए न्यूटन के 3 समीकरण हैं हमारे पास, उनमें से कोई सा भी समीकरण लगाओ। और कौन सा समीकरण लगाना है देख लो, कौन कौन सी राशि दी हुई है, कौन सी राशि हमें ज्ञात करना है। तो अब पहले ये चेक कर लेते हैं दिया क्या है क्वेश्चन में। गिवन बाई दिया हुआ क्या है? एक तो g दिया हुआ है, एक तो क्या दिया हुआ है? g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक हमें पता लग गया u क्या है? 0, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो उस समय प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 2 चीज हमें दी हुई है और एक दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। ज्ञात क्या करना है? v। तो हमारे पास न्यूटन के जो 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस gt, S बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। इसको भी h ही कर लो। ध्यान रखना है, ये प्लस कब लगेगा? माइनस। ये सब बताया हुआ है, ऊपर से नीचे आती है तो प्लस, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो माइनस। लेकिन यहां पर जो वस्तु रोटी है, कहां से कहां आ रही है? ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, पहली चीज निकालते हैं और पहली चीज है वेग। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या ज्ञात करना है? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग के लिए सूत्र क्या लगाओगे? देखो, वेग तो इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। लेकिन अगर तीसरा फॉर्मूला अगर हम वेग ज्ञात करने के लिए लगाते हैं तो तीसरे फॉर्मूले के लिए हमें हाइट चाहिए, और हाइट तो इसी क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है। हाइट तो हमें डिफाइन करना है, तो ये तो लगेगा नहीं। पहला जो सूत्र है वो देखो, v हमें निकालना है, u हमें पता है 0 है, g का मान दे रखा है, t का मान दे रखा है, बहुत इजी है, निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो u प्लस जी टी
v इक्वल u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस g की वैल्यू 10 इंटू t की वैल्यू 2, तो v कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया ना v। ठीक है, तो v तो निकल चुका है। अब सेकंड ऑप्शन ज्ञात करो। सेकंड क्या निकालना है, कौवे की चोंच और धरती के बीच की दूरी, हाइट निकालना है। उसके लिए सेकंड फॉर्मूला काम करेगा, तो h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। h इक्वल u कितना है 0 टाइम कितना है 2 प्लस 1/2 इंटू जी कितना है 10 इंटू 2 टाइम कितना है 2 स्क्वायर में है तो 2 इंटू 2। ये वैल्यू तो क्या हो चुकी है 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस हट गया हाफ, 2 से सॉरी डायरेक्ट ही काट लो यहाँ से, 2 से 2 कट गया कितना बचा 20। हाइट है और हाइट किस में आएगी मीटर में, किस में मीटर में। ये लो मतलब कौवे की चोंच और धरती के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर। और जो अंतिम वेग है वो कितना है 20 सेकंड। तो आप सोच लो मतलब 1 सेकंड में वो रोटी 1 सेकंड में 10 मीटर आई है, 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, तो 2 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड में 20, तो हाइट 20 है और वेलोसिटी भी कितनी है मतलब 20 मीटर पर सेकंड। ये हमने ज्ञात कर लिया। ये लो बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको आराम से क्या कर लो डिफाइन कर लो। ये लो ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो मैं बाद में करवाऊंगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। तो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स है उनमें ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो एक दिन की पूरी क्लास मैं उन न्यूमेरिकल्स की ले लूंगा। फिलहाल इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक बच रहे हैं, एक तो द्रव्यमान और भार, एक भारहीनता, एक आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग, और एक रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व। तो ये पॉइंट क्लियर करने हैं, फिर देखते हैं बाकी न्यूमेरिकल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान एवं भार। द्रव्यमान एवं भार, तो द्रव्यमान को तो इंग्लिश में बोलते हैं मास, क्या बोलते हैं मास, और भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट। अब ये एक दोनों भौतिक राशि हैं, इनके बारे में हमें पूरी डिटेल लेनी है कि द्रव्यमान क्या चीज है, किस प्रकार की राशि है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मेजरमेंट किससे किया जा सकता है, वो सारी चीजें हमें पढ़ना है। पहले 1 बाय 1 पढ़ते हैं, फिर इनमें डिफरेंस करेंगे हम। तो सबसे पहले ले लो द्रव्यमान, द्रव्यमान मास। द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, किससे स्मॉल एम से। देखो द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान मास। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर वो कौन से पदार्थ से बनी हुई है, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा। एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा द्रव्यमान, द्रव्यमान कहलाती है। देखो डेफिनेशन को समझना ध्यान से, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं समझाने के लिए, एग्जाम्पल है एक बोतल, एक बोतल एग्जाम्पल है। अब बोतल तो क्या हो गई वस्तु, और बोतल कौन से पदार्थ से बनी हुई है प्लास्टिक। बोतल कौन से पदार्थ से बनी हुई है प्लास्टिक। तो आप सोचो इस बोतल में
कुल कितनी प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक की मात्रा, यानी कि कोई भी वस्तु होती है ना, वो कौन से पदार्थ से बनी होती है, उस पदार्थ की टोटल क्वांटिटी यानी कि कुल मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। कि जैसे इस मार्कर की मैं बात करूं तो ये मार्कर एक वस्तु मान सकते हो आप। अबे मार्कर किससे बना हुआ है, कौन से पदार्थ से ये मेड है, तो मार्कर बना हुआ प्लास्टिक से। तो उस प्लास्टिक का एक एक कण, उस प्लास्टिक का एक एक कण कहलाता है द्रव्यमान, क्योंकि पदार्थ की कुल मात्रा, द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान, मास कहलाता है। जैसे बोर्ड है, बोर्ड का भार अलग चीज है, वेट आप मत देखो। ये बोर्ड बना किससे है, बोर्ड कार्बन से बना है, तो उस कार्बन की कुल मात्रा, ये दीवार है, इस दीवार किससे बनी हुई है, उसकी टोटल मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान। क्या कहलाती है, द्रव्यमान। ठीक है, ये चीज द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है। हाँ, तीसरा पॉइंट, आप किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान फिक्स है तो वो दुनिया की किसी भी जगह पर चले जाओ वो फिक्स रहेगा। दुनिया के, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ वो द्रव्यमान फिक्स ही रहेगा। आप मून पर चले जाओ, मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg। अब ये जो वस्तु है ना, इसका द्रव्यमान अर्थ यानी कि पृथ्वी पर भी 5 kg रहेगा, चंद्रमा पर भी 5 kg, बुध पर भी 5 kg, बृहस्पति, शनि, किसी भी आप प्लेनेट पर चले जाओ, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना रहना है, 5 kg रहना। यानी कि नो चेंज। ब्रह्मांड या यूनिवर्स, गैलेक्सी, आप तो इस दुनिया तो क्या, इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, कभी भी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। चेंज कहां से होगा, आप सोचो, वस्तु किससे बनी हुई है, उस पदार्थ की कुल मात्रा। वो पृथ्वी पर भी वही मात्रा रहेगी, चांद पर भी वही, चांद पर जाते ही गायब थोड़ी हो जाएगा, या बुध पर जाते ही ऐसा नहीं कि बुध ज्यादा गर्म है तो पिघल जाएगा, ऐसा नहीं है। पिघलने के बाद में भी अगर वो चीज पिघल भी जाती है तो लिक्विड बनेगा, तो लिक्विड भी तो उतनी मात्रा रहेगी ना। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान को किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पर बदला नहीं जा सकता। द्रव्यमान को किसी भी जगह पर, द्रव्यमान को किसी भी जगह पर नहीं बदला जा सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है वो ध्यान रखना, द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापा जाता है। द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापा जाता है। भौतिक तुला, जो नॉर्मल तुला होती है ना, एक तुला होती है, आपने देखा होगा, एक तराजू होती है, एक बैलेंस होता है, स्प्रिंग वाली जो लटकती है, तो लटकने से उस पर तो क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसे द्रव्यमान को मेजरमेंट नहीं कर सकते। द्रव्यमान को तोला जाता है, जो नॉर्मल तुला होते हैं ना, जो पृथ्वी की सतह पर टिकी हुई है उसके ऊपर रख दो, ठीक है, तो वो भौतिक तुला है। भौतिक तुला से हम द्रव्यमान का मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये वस्तु कितने किलोग्राम की या कितने ग्राम की है या कितने मिलीग्राम की है, उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये चार बातें द्रव्यमान के लिए याद रखना। सबसे पहले डेफिनेशन, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बदला नहीं जा सकता। और लास्ट है कि द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापा जा सकता है। ठीक है, ये तो बातें थी किसके लिए, द्रव्यमान के लिए। अब हम पढ़ते हैं किसके लिए, भार के लिए। देखो हाँ देखो ध्यान देना, भार क्या चीज है, और फिर अगर मैं भार पूरा समझा दूंगा तो फिर आराम से आप
जो मास है और जो वेट है उनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, मतलब अंतर पैदा कर सकते हो। तो देखो भार किसे कहते हैं, भार, वजन। आप, मुझे पता है आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर जो वजन होता है, जो भार होता है, वही तो द्रव्यमान होता है। वो द्रव्यमान नहीं होता है। भार का मतलब क्या है, भार एक प्रकार का बल है। ध्यान देना, भार एक प्रकार का क्या है, बल। यानी कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, भार कहलाता है। देखो, किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा, किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है, भार। किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल, इस पर ध्यान देना। मान लो कोई वस्तु, जैसे मैं ही मान लूं, ठीक है, तो मेरे ऊपर भी तो पृथ्वी बल लगा रही ना, मुझको खींच रही है पृथ्वी, तभी तो मैं पृथ्वी की सतह पर टिका हूं। अगर मेरे ऊपर पृथ्वी बल नहीं लगाती ना तो मैं हवा में घूमता ऐसे। मैं पृथ्वी की सतह पर, इस पृथ्वी की बात करो आप, इस अर्थ की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर जितनी भी वस्तुएं टिकी हुई है उन सब पर पृथ्वी क्या लगाती है, बल लगाती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान, मैं भार की बात नहीं कर रहा, उसका द्रव्यमान है कितना, 5 kg। अब ये जो वस्तु है, उस वस्तु को अगर आप नीचे छोड़ोगे तो पृथ्वी पर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इस 5 kg द्रव्यमान पर वस्तु बल लगा रही है, इस 5 kg द्रव्यमान पर वस्तु क्या लगा रही है, बल लगा रही है। और उसी बल को बोला जाता है भार। उसी बल को क्या बोला जाता है, भार। तो भार का सूत्र क्या होता है, देखो, भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो भार तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, तो वेट, W, द्रव्यमान क्या है, M, और गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं हम, ये पढ़ लिया हमने, स्मॉल g। किससे लिखते हैं, स्मॉल g। तो भार का फॉर्मूला बन गया mg। तो आप सोचो, ये अब समझना ध्यान से, कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान है ना, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान, उस द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होता है, तो उस द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही पृथ्वी उस वस्तु पर क्या लगाती है, बल लगाती है नीचे। किसी का भार बहुत ज्यादा है तो उस पर बल ज्यादा लगेगा, किसी पर भार कम है, किसी का द्रव्यमान कम है तो उस वस्तु पर भार भी क्या लगेगा, कम। जो भार लगता है ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, अकॉर्डिंग टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो वस्तु के द्रव्यमान के अनुसार लगता है। तो ये 5 kg की वस्तु है, इस पर क्या लग रहा है, इसको नीचे छोड़ोगे तो इस पर क्या लगने वाला है, बल लगने वाला है, और उसी बल को क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो देखो भार कितना लगता है, किसी भी वस्तु का जो m होगा, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, उसको आप g से गुणा कर दो, उसको आप किससे गुणा कर दो, g से, उस वस्तु का भार निकल जाएगा। जैसे यही ले लो आप, ये 5 क्या है, m है, ये 5 kg क्या है, m, मतलब वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का, तो m द्रव्यमान है ना, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 5। अब इस वस्तु पर भार कितना लग रहा है, तो फॉर्मूला डालो भार का, W बराबर mg। m कितना दे रखा है, 5 kg, और g हम पहले ही जानते हैं, g का मान कितना होता है, 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 होता है ना। तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको 10 से गुणा कर दो, उस वस्तु का क्या निकल जाएगा, भार निकल जाएगा। तो देखो W बराबर m कितना था, 5, और g कितना लग रहा है वस्तु पर, सब वस्तुओं पर g फिक्स है, चाहे वस्तु भारी हो चाहे वस्तु हल्की हो, g हमेशा फिक्स लगता है। पृथ्वी का g निकाला हुआ है, कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो 5 × 10, भार कितना आया, 50, भार कितना आया, 50। और भार एक प्रकार का क्या है, भार एक प्रकार का बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो भार कितना आया, 50 न्यूटन। अब आप सोचो, इस वस्तु का द्रव्यमान तो 5 kg और इस वस्तु का भार कितना है, 50 kg। समझ में आई बात। एक तो क्या चीज है, मास मतलब द्रव्यमान, एक क्या चीज है, वेट मतलब
भार। अगर वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है तो भार कितना आया 50। क्यों? क्योंकि 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये 10 क्या है? ये 10 पृथ्वी लगा रही है। वस्तु का एक्चुअल में द्रव्यमान कितना था 5, चाहे पृथ्वी पे ले जाओ, चाहे चंद्रमा पर, चाहे बुध पर, चाहे बृहस्पति पर, 5 था। अब पृथ्वी इस पर जी लगा रही है, गुरुत्वीय त्वरण लगा रही है, इसको खींच रही है, और उस जी का मान फिक्स होता है। वो कितना होता है 10। सबका जी अलग अलग होता है। पृथ्वी का जी 10 है, चंद्रमा का जी कुछ और है। तो पृथ्वी का कितने भी किलो की अगर कोई वस्तु होगी, पृथ्वी उस पर जी लगाएगी, जी का मान 10 फिक्स है। तो जो वस्तु का द्रव्यमान होगा उसको आप जी से गुणा कर दो, उस वस्तु का क्या निकल जाएगा भार। जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरे अंदर 78 केजी मेरा वेट जो है, मेरा भार कितना है 78 केजी। कितना है 78 केजी। लेकिन ये जो 78 केजी है ना, ये 10 से गुणा हो रहा है। भार निकाला हुआ ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, भार की, डब्ल्यू की। तो ये पहले से ही 10 से गुणा हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि मेरा द्रव्यमान कितना है, मेरी बॉडी किससे बनी हुई है, उसकी कुल मात्रा कितनी है, तो द्रव्यमान, सुनो ध्यान से, अगर आप भार निकाल रहे हो ना तो 10 से गुणा करना पड़ेगा किसको, द्रव्यमान को। और अगर आप द्रव्यमान निकाल रहे हो तो भार में 10 का भाग देना पड़ेगा। देखो कैसे, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना था 5, इस वस्तु का भार कितना था 50। एक ही बात है, द्रव्यमान 5, भार कितना आया 50। तो मान लो हमें इस वस्तु का द्रव्यमान नहीं पता, लेकिन इतना पता है इस वस्तु का भार कितना है 10। तो इसमें कितने का भाग लग जाएगा 10, तो मास आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 5। देखो द्रव्यमान से भार में जाने के लिए तो 10 से गुणा किया, भार से वापस द्रव्यमान में आने के लिए 10 का क्या दोगे, भाग दोगे। तो मेरा भार तो 78 केजी है, लेकिन मैं ये पूछूं कि मेरा मास कितना है, तो आप कितने का भाग दोगे, मास निकालने के लिए 10 का भाग दोगे। तो मेरा द्रव्यमान है 7.8। बस मेरे अंदर जो कुल मात्रा है ना पदार्थ की, वो कितनी है 7.8। ये तो मेरे ऊपर 10 क्या लग रहा है, पृथ्वी बल लगा रही है ना, मेरे को खींच रही है। तो 10 क्या लगा रही है, जी लगा रही है। तो मेरा m तो कितना है 7.8 केजी। अगर मेरा भार निकालोगे आप, तो भार का सूत्र क्या होता है mg। तो w बराबर m कितना है 7.8 और g कितना होता है 10। तो मेरा भार कितना आ गया 78 न्यूटन आ गया। भार कितना आ गया 78 न्यूटन। समझ में आ गई बात। तो ये फर्क होता है भार और द्रव्यमान में। तो भार किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण या पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कहलाता है भार। और भार एक प्रकार का बल है, तो उसका मात्रक हो गया न्यूटन। तीसरी बात, जैसे मैंने द्रव्यमान के लिए कहा था ना कि द्रव्यमान को आप किसी भी कोने में ले जाओ, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, भार चेंज होता है। क्योंकि अगर जी का मान चेंज होगा ना तो भार भी चेंज होगा। जरूरी नहीं हर ग्रह का जी 10 हो, वो तो पृथ्वी का जी कितना होता है 10 होता है, चंद्रमा का जी कुछ और होगा। तो अगर चंद्रमा पर 5 केजी की वस्तु लेके जाओगे तो उसको जी से गुणा करोगे ना, चंद्रमा का जी कितना है उससे गुणा होकर उसका भार निकल जाएगा। तो भार को बदला जा सकता है। बदला क्या जा सकता है, भार चेंज ही होता है। पृथ्वी पर कोई वस्तु है 5 केजी की, चंद्रमा पर कोई वस्तु है 5 केजी, दोनों जगह भार अलग अलग होगा। पृथ्वी पर जी लगेगा 10, चंद्रमा पर जी कुछ और लगेगा। तो भार को बदला जाता है, भार चेंज होता है। चौथी बात, भार को भौतिक तुला से नहीं मापा जा सकता। भार अगर कोई तुला टिकी हुई है, उस पर आप वस्तु रखोगे तो उस पर जी तो जीरो हो गया ना। तो भार को स्प्रिंग वाली तुला से मापते हैं। जैसे किसी द्रव्यमान वाली वस्तु को आपने स्प्रिंग वाली तुला से लटका दिया, तो उस द्रव्यमान पर नीचे क्या लग रहा है, जी लग रहा है ना। स्प्रिंग वाली तुला से किसको मापा जा सकता है, भार को मापा जा सकता है। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, दोनों में अंतर बताना है। द्रव्यमान और भार में क्या बताना है, अंतर बताना। तो फटाफट देख लेते हैं। चलो देखो, अभी तो हो नहीं पाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं यही समझाऊंगा, एक तरफ लिखूंगा द्रव्यमान, एक तरफ लिखूंगा भार, फिर दोनों में वो अंतर बताना। अंतर तो आप ही लोग समझ गए होंगे। मैंने भार पूरा समझा दिया, द्रव्यमान पूरा समझा दिया। हम खुद उसमें क्या कर सकते हैं,
अंतर क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी मैं जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी तो पहला पॉइंट यही होगा कि द्रव्यमान भार में अंतर बताइए, और जो दूसरा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है। पृथ्वी पर भार आप निकाल सकते हो 10 से गुणा करके, द्रव्यमान को 10 से गुणा कर दो, पृथ्वी पर वस्तु का भार आ जाएगा। लेकिन चंद्रमा पर जी नहीं पता ना हमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।